हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कंपैरेटिव टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस सिस्टम में ना केवल गैमेटोजेनेसिस यानी ना केवल oogenesis की प्रक्रिया होती है, बल्कि इसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर के लैक्टेशन यानी कि गर्भ धारण करने से लेकर के दुग्ध स्रवण तक की प्रक्रिया भी इसमें होती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। ये साइक्लिक प्रोसेस जो है ये 28 डेज के बाद में रिपीट होता है और ये साइक्लिक प्रोसेस शुरू होता है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि लगभग 11-12 साल की एज के बाद में ये साइक्लिक प्रोसेस शुरू होता है। अब हम आते हैं इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेन पार्ट हैं, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस। इनका मेन फंक्शन क्या है? जैसे ओवरी में मेन क्या होता है, oogenesis की प्रक्रिया होती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवा और इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट यानी युग्मनज जो बन रहा है उसकी रोपण की प्रक्रिया होती है यूट्रस के अंदर, और उसका परिवर्धन है फीटस का, वो भी किसमें होता है? यूट्रस के अंदर। और फर्टिलाइजेशन एंड इनिशिएशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। एक एक को हम स्टेप बाय स्टेप करके लेते हैं। ओवरी के अंदर oogenesis की प्रक्रिया होती है, तो ये किस समय होती है? फीमेल फीटस यानी कि मादा जब भ्रूण अवस्था में होती है तो उस भ्रूण अवस्था में ही प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, और इसमें जो है oogenesis की प्रक्रिया शुरू होती है ओवरी में। उस समय ओवरी जो है ये दो भागों में बटी होती है। बाहर का भाग कहलाता है कॉर्टेक्स, जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से बना होता है, और अंदर का जो भाग होता है मेड्यूला, जिसमें जर्मिनल लेयर्स होती हैं। तो जर्मिनल लेयर्स जो होती हैं इसमें जर्म मदर सेल्स होते हैं, और ये मदर सेल्स जो हैं ये रैपिड माइटोटिक डिवीजन शुरू करते हैं। रैपिड माइटोटिक डिवीजन यानी मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, और जिसके कारण जो है इनकी संख्या मिलियंस में बढ़ जाती है। उसके बाद में इसमें जो है मियोसिस फर्स्ट की प्रक्रिया होती है, और मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट अवस्था तक ये अवस्था बनती है, और इस तरह से निर्माण होता है लगभग 6 से 7 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स का। तो ये 6 से 7 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स किस समय बन जाते हैं? जब मादा भ्रूण केवल 20 वीक की होती है, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं 5 मंथ की जो फीटस है इसमें 6 से 7 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल फॉर्मेशन हो जाता है, जो किस अवस्था में आकर रुकता है? प्रोफेज फर्स्ट में। उसके बाद आफ्टर बर्थ यानी जन्म के एट टाइम बर्थ, जन्म के समय इनकी संख्या घट करके 1 से 2 मिलियन रह जाती है, और जब तक प्यूबर्टी की एज आती है यानी लगभग 11-12 साल की एज आती है, तब तक प्राइमरी फॉलिकल्स की संख्या और घट करके 3 से 4 लाख रह जाती है। कहीं कहीं पर इनकी संख्या जो है थोड़ा बहुत कम ज्यादा बताई जाती है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, 6 से 7 मिलियन से कम होकर के एट द टाइम ऑफ बर्थ रिमेन्स ओनली 1 to 2 मिलियन, एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी रिमेन्स ओनली 3 to 4 lakhs। इसका मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स लगातार जो है काफी मात्रा में डिस्ट्रॉय भी होते जा रहे हैं। तो इस डिस्ट्रॉय होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉलिक्यूलर एट्रीसिया यानी पुटकीय जीर्णता। अब आते हैं हम इसमें, आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी पीरियोडिक साइकिल शुरू होती है, जो 28 डेज के बाद में रिपीट होती है। तो ये जो पहले टाइम फर्स्ट टाइम जब शुरू होती है तो उसको क्या कहेंगे? रजो दर्शन यानी मेनार्की से लेकर के ये कब तक होती है? मीनोपॉज यानी रजो निवृत्त, यानी रजो दर्शन से लेकर के रजो निवृत्त तक ये पीरियोडिक साइकिल कंटिन्यू पर मंथ चलती है। केवल कब नहीं होती है? जब फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पर ये पीरियोडिक साइकिल रुक जाती है। अब हम आते हैं इसमें, लगभग 10 से 14 साल की एज में जो मेनार्की शुरू होता है से लेकर के लगभग 50 से 52 ईयर्स तक जो है ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। तो हम ये कह सकते हैं 12 ईयर्स से लेकर के अप्रोक्सीमेट 50 ईयर्स तक ये जो साइकिल है ये चलती है। अब है इसमें कि ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रत्येक जो साइकिल है जो 28 दिन में रिपीट हो रही है, इसमें कौन कौन सी फेजेस होती हैं? तो इसे मुख्य रूप से 3 फेजेस में हम बांट सकते हैं। पहली हम लेते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरी आती है प्री ओव्यूलेशन फेज, और फिर आता है ओव्यूलेशन का टाइम, और उसके बाद आती है पोस्ट ओव्यूलेशन। तो यहाँ जो है
यहाँ इस ग्राफ की सहायता से हम इसको समझें। यहाँ जो ग्राफ बनाया है ये एक्स एक्सेस पर बनाया है, 28 डेज को शो किया है, और वाई एक्सेस पर शो किया है इन 28 डेज में यूट्रस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओवरीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओवरीज जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है वो कौन कौन से हैं, इसके अलावा पिट्यूटरी हार्मोन्स इस टाइम पर कौन से प्रोड्यूस होते हैं, और पिट्यूटरी हार्मोन्स किसके अंडर में, कौन से हार्मोन्स के द्वारा इनका नियंत्रण हो रहा है। तो ये पूरा कंप्लीट ग्राफ जो है इस पूरी चीज को शो करने के लिए दिखाया गया है कि जो पूरी साइकिल है, उस साइकिल जो 28 डेज की होती है उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं यूट्रिन साइकिल, यानी यूट्रिन साइकिल, यूट्रस वाले भाग में क्या चेंज आ रहा है। यहाँ ये बताया गया है एंडोमेट्रियम, हमारा जो यूट्रस, फीमेल में जो यूट्रस होता है, तो यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की जो लेयर होती है, 3 लेयर होती है। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो कहलाती है सीरस कोट, मिडल लेयर कहलाती है मायोमेट्रियम, और इनर लेयर कहलाती है एंडोमेट्रियम। ये जो मायोमेट्रियम वाली जो लेयर है, मध्य परत जो है यूट्रस की, ये स्मूथ मसल्स के बंडल पाए जाते हैं इसमें, और इसका मुख्य काम होता है कि डिलीवरी के टाइम पर एकदम से कॉन्ट्रैक्शन होना, और एकदम से कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण डिलीवरी संपन्न हो पाती है। और ये एकदम से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, विच इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। और इनर जो लेयर है एंडोमेट्रियम, इनर लेयर बनी होती है एपिथेलियल सेल से, स्पाइरल आर्ट्रियोल से, और ट्यूबुलर ग्लैंड से। तो यहाँ एंडोमेट्रियम में जो चेंजेस हो रहे हैं, इन चेंजेस के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। ये एंडोमेट्रियम है। तो एंडोमेट्रियम में जो चेंजेस हो रहे हैं वो सबसे अंदर की परत, यहाँ पर जो है 28 डेज को बांटा जा सकता है कितने भागों में, 3 भागों में। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज जो है 0 to 5 डेज, दूसरा है 6 से लेकर के 13 देर तक, जिसे कह सकते हैं प्रोलिफरेशन पीरियड, 14th जो है ये है ओव्यूलेशन, ठीक है, और 15 से लेकर के 26 तक का जो पीरियड है इसे कहलाता है सिक्रीशन फेज। अब यहाँ हम लेते हैं पहले से 0 से लेकर 5 तक। 0 यानी फर्स्ट डे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, तो जिस समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होती है उस समय फर्स्ट डे ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। तो इस समय क्या होता है, यहाँ पर आप देखो एंडोमेट्रियम की लेयर जो है ये ऊपर से यहाँ इसकी सेल्स टूटने लग जाती हैं, सेल्स टूट करके डिस्चार्ज होती हैं। सेल्स के साथ में जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो भी काफी मात्रा में, पर डे जो लॉस ऑफ फ्लूइड होता है वो है लगभग 25 से लेकर के 65 ml, जिसके अंदर ब्लड सेल्स होती हैं, और ये एंडोमेट्रियम की जो सेल्स जो डैमेज हो गई, टूट गई, वो सेल्स होती हैं, और जो सिक्रीशन यहाँ होता है फ्लूइड, वो जो है डिस्चार्ज होता है कहाँ से, सर्विक्स के द्वारा। यूट्रस का जो सर्विक्स वाला भाग है, ग्रीवा वाला भाग है, वहां से ये डिस्चार्ज होना शुरू होता है। तो यहाँ से लेकर के ये अब टूटती जा रही है, तो ये जो है इसकी थिकनेस कम होती जा रही है। अब यहाँ है एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन, यानी एंडोमेट्रियम टूट गई, और ये लगभग जो है प्रोसेस चलता है 5th डे तक। उसके बाद का यानी 1 to 5 डेज, 0 to 5 डेज क्या हो गया, ये मेंस्ट्रुएशन हो गया। उसके बाद आता है 5 से लेकर 13 डे, इस डे को क्या कहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी वापस से एंडोमेट्रियम की जो टूटी हुई जो लेयर है, जो थिक, ये इसमें जो है वृद्धि होने लगती है, इसमें वापस से नई कोशिकाएं बनने लग जाती हैं, जो डैमेज हुआ पार्ट है वो वापस से पूरा तरह से नया निर्माण होने लग जाता है। और यह यूट्रस अपने आप को तैयार करता है आगे के लिए कि आगे अगर जो है फर्टिलाइजेशन होगा तो उस फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट है, उस जाइगोट को इम्प्लांटेशन के लिए ये अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। उसके बाद में 14th डे क्या होगा, इसमें 14th डे ओव्यूलेशन होगा। ये थिकनेस इसकी लगभग कितनी हो जाती है, स्ट्रेटम फंक्शनलिज जो है इसकी थिकनेस जो है पूरी लगभग हो जाती है 4 to 5 mm थिक हो जाती है ये। इसके बाद में इसकी थिकनेस में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। ओव्यूलेशन के बाद में, ओव्यूलेशन के बाद का पीरियड क्या कहलाता है, सिक्रीशन, जो है 15 से लेकर के 26 डेज तक। यहाँ आप देखो ये शो करा हुआ है, ये है ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ये जो डीप यहाँ दिख रही है
ये ग्रंथियां हैं, और स्पाइरल आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करेंगी इन सेल्स को, और विनोसस लेग्स, ये विनोसस लेग्स। तो ये जो है सिक्रेटरी फेज के टाइम पर या सिक्रेशन के टाइम पर इनमें ज्यादा वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो है ये होगा सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी जो है इसको कहेंगे सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम। उसके बाद में 27 और 28 डे पे वापस से जो है ये शेड ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी एंडोमेट्रियम जो है वो टूटने लगती है। तो इस तरह से जो है यूट्रिन साइकिल में ये एंडोमेट्रियम में चेंज आ रहा है। यहाँ हम इसको अब लेते हैं हम ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल जो है जो उसी दौरान हो रही है 28 डेज में कि ओवरी में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। तो ओवेरियन साइकिल को 4 फेजेस में बांट सकते हैं। 4 फेजेस कौन कौन सी हो गई इसके अंदर? पहली फेज वही है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो 0 से 5 डेज की होती है। इस दौरान ओवरी में क्या चेंज हो रहा है? तो इस दौरान ओवरी में क्या चेंज होगा? इस दौरान जो प्राइमरी फॉलिकल है, इस प्राइमरी फॉलिकल में जो है ग्रोथ होना शुरू होगा, और इससे जो है क्या बन जाएगा, ये एक बाहर की तरफ थीका लेयर डेवलप हो जाएगी। तो ये थीका लेयर जो है, इसकी जो थीका सेल्स हैं, ये एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, और इन एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण ही क्या होता है, जो यूट्रस की जो वॉल है, इस यूट्रस की एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन यानी कि ग्रोथ यानी थिकनेस इसमें इंक्रीज होने लगती है। तो ओवरी में क्या परिवर्तन हो रहा है इन दिनों में? प्राइमरी फॉलिकल जो ऑलरेडी पहले से हैं, उन प्राइमरी फॉलिकल्स में से 15-20 फॉलिकल्स जो है ये ग्रोथ करना शुरू करते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक जो है वो ज्यादा डेवलप करता है और ज्यादा ग्रोथ करके उससे बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। अब यहाँ क्या बताया गया था, प्राइमरी फॉलिकल किस अवस्था में रुके हुए हैं? प्रोफेज फर्स्ट अवस्था में रुके हुए हैं। तो यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट अवस्था जो है ये कंप्लीट हो जाती है। तो कंप्लीट होने से ये बन जाता है सेकेंडरी oocyte, और इसके बाहर थीका का जो आवरण बन जाता है, तो ये कहलाता है सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये हैप्लॉइड हो चुका है, यानी कि यहाँ पर जो है मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। एज ए रिजल्ट सेकेंडरी फॉलिकल और एक पोलर बॉडी बनती है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है, इसके बाहर थीका की और लेयर्स जो है वो डेवलप होती हैं। इसका जो है इस तरह से इसमें चेंजेस आती हैं। ये है सेकेंडरी oocyte है। तो सेकेंडरी oocyte में जो है यहाँ पर सबसे बाहर थीका एक्सटर्ना बनता है, जो फाइब्रस होता है, रेशेदार होता है। उसके बाद थीका इंटरना अंदर की तरफ जो है वस्कुलर संवहनी है। उसके बाद इसके और अंदर क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल्स यानी ग्रेन्यूल्स हैं, और यहाँ पर लिक्विड जो है इकट्ठा हो जाता है, इसको स्पेस क्रिएट हो जाती है, इसको कहेंगे एंट्रम। और इस एंट्रम के कारण जो सेकेंडरी oocyte है वो एक साइड में धकेल दिया जाता है, और इस सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर बन जाती है जोना पेल्यूसिडा, जो इसका प्रोटेक्शन करती है। और यहाँ पर ये दिखाया है सेकेंडरी oocyte। अब इस अवस्था को कहेंगे ग्रेफियन फॉलिकल, जो पूरा बाहर की तरफ ये सारी लेयर्स वगैरह डेवलप हो गई हैं, एंट्रम बन गया है, ये सेकेंडरी oocyte एक कॉर्नर में आ गया है। अब इसको कहेंगे ग्रेफियन फॉलिकल। तो इस तरह से ये ग्रेफियन फॉलिकल बनता है। तो यहाँ से फर्स्ट फेज कौन सी हो गई, मेंस्ट्रुएशन फेज। उसके बाद सेकेंड फेज होती है ओवरी के अंदर फॉलिकुलर फेज, यानी फॉलिकल में क्या चेंज आ रहा है। तो फॉलिकल में क्या चेंज आ रहा है, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन जाएगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गई, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, थीका की लेयर बन गई, जिसके कारण एस्ट्रोजन सिक्रीट हो रहा है। एस्ट्रोजन के कारण प्रोलिफिकेशन शुरू हो जाता है एंडोमेट्रियम में, और सेकेंडरी फॉलिकल से बन जाता है ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये चेंजेस आते हैं कहां से कहां तक, 5 से लेकर के 13 तक। तो ये हो गया सेकेंड फेज ओवरियन साइकिल का। फिर बीच में जो 14th डे है उस समय क्या होगा, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये ओवरी की जो वॉल है उसके पास तक आ जाता है, और आकर के इसमें जो है सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज हो जाता है। अब सेकेंडरी oocyte कौन से हार्मोन्स के कारण रिलीज हो रहा है, इस समय यहाँ आप देखो ग्राफ बनाया गया है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पर होता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की भी मात्रा एक बार ज्यादा होती है। तो जिस कारण से ये क्या होता है, ट्रिगर ओव्यूलेशन। तो इसके कारण से ये ग्रेफियन फॉलिकल फट जाता है और सेकेंडरी oocyte इससे बाहर रिलीज हो जाता है। तो थर्ड फेज क्या हुई इसके अंदर, ओवेरियन साइकिल में ओव्यूलेशन। फोर्थ फेज होती है इसमें जो है लूटियल फेज। लूटियल फेज यानी अब ये जो सेकेंडरी oocyte के निकलने के बाद में जो ग्रेफियन फॉलिकल रह गया है, ये ग्रेफियन फॉलिकल येलो सेल्स के द्वारा भरने लग जाता है, और इसको आप कहते हैं, जो रिमेनिंग है इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम।
कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण क्या होता है, एंडोमेट्रियम जिसने अपनी थिकनेस तो ऑलरेडी गेन कर ली थी प्रोलिफरेशन के टाइम पर, तो ये अब इसमें जो है ये आर्टरीज जो है ये ज्यादा स्पाइरल होने लग गई है, विनोसिस जो है ज्यादा डीप होने लग गया है, ट्यूबुलर ग्लैंड्स ज्यादा सिक्रीशन शुरू करेंगे। यानी इस समय ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, यूट्रस की वॉल किस लिए प्रिपेयर कर रही है, फॉर इम्प्लांटेशन के लिए। यानी जो ओवा यहाँ जो सेकेंडरी oocyte यहाँ निकला है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन होता है तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर है इसका सिक्रेटरी एंडोमेट्रियम वाला प्रोसेस होता है, बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विच इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। ये वेट होता है कब से कब तक, ये होता है इसमें 20, 21, 22, 23 से लेकर 25, यानी इस टाइम पीरियड पर जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये लगातार प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहता है, लगातार प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता रहता है, तो इसका एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी बनी रहती है। लेकिन उसके बाद में, किसके बाद में, 24 डेज तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होने लग जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होने लग जाता है यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होने लगेगा, और उसके बाद में अब ये जब डिजेनरेट हो जाता है, अब इसी को क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। ये डिजेनरेट हो गया, जैसे ये डिजेनरेट होता है प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही स्टॉप होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यूट्रस के एंडोमेट्रियम पर, कि ये जो एंडोमेट्रियम है ये एकदम से क्या होगी, शेड ऑफ होने लग जाएगी 27 और 28th डे पर, और एकदम से शेड ऑफ होने के कारण ही फिर क्या शुरू होता है इसमें, ये वापस से मेंस्ट्रुएशन यानी डिस्चार्ज ऑफ ब्लड शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ओवेरियन साइकिल में कितनी फेज हो गई, 4, मेंस्ट्रुएशन फेज हो गई, फॉलिकुलर फेज हो गई, ओव्यूलेशन हो गया और ल्यूटियल फेज हो गई। अब यहाँ पर और चीजें बता रखी हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स, पहले पिट्यूटरी हार्मोन्स को, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या माना जाता था, मास्टर ग्लैंड, पर बाद में जो है इसे मास्टर ग्लैंड नहीं माना जाता, क्योंकि इट इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, या हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करती है गोनाडोट्रोपिन रेगुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब यहाँ गोनाड क्या है फीमेल में, ओवरी, यानी ये संबंधित किससे है, ओवरी से संबंधित है। तो यहाँ 2 तरह के हार्मोन्स हैं इसमें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेटरी हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेगुलेटरी हार्मोन। अब यहाँ पर ये जो यहाँ लाइनें बता रखी हैं ग्राफ की, इसमें 4 कलर की लाइन्स आप देख रहे हो। जैसे ये पिंक कलर की लाइन है टू शो द प्रोजेस्टेरॉन लेवल, कब कब कितना कितना हो रहा है। ये एस्ट्रोजन की है जो रेड लाइन से शो हो रही है। एस्ट्रोजन को आप कहीं कहीं OES भी लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो पर्पल कलर की लाइन है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल को शो करती है, और ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये शो कर रही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। तो अब यहाँ पर अपन शुरू करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब क्या है, फॉलिकुलर फेज को कंट्रोल कर रहा है। तो ये जो है ये कब होगा, ये जो है ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड के जस्ट बाद में या उस दौरान ही ये शुरू होता है। तो पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल क्या होता है, हाई होता है। तो इसके साथ साथ जैसे जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग लेवल हाई है, इसका मतलब फॉलिकुलर फेज यानी फॉलिकल में चेंज हो रहा है। प्राइमरी से क्या बना, सेकेंडरी, और सेकेंडरी से क्या बना, ग्रेफियन फॉलिकल बना। तो इसका लेवल हाई होता है पहले। कब तक हाई रहेगा ये, कब तक हाई होकर के फिर नॉर्मल आता है, कहाँ पर, लगभग 13 डे के आसपास में। 14th डे पर एक बार इसका लेवल एकदम से थोड़ा सा जंप करता है, और इसी दौरान जो है जब ये जंप कर रहा है तो ये फीडबैक जाता है कहाँ पर, हाइपोथैलेमस पे। तो हाइपोथैलेमस पर फीडबैक जाने के कारण अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो है अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आगे फेज कौन सा शुरू होना है, ल्यूटिनाइजिंग फेज शुरू होना है, ल्यूटियल फेज शुरू होना है। तो इसी समय जो है 14th डे पर ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एकदम से हाई लेवल पर जाता है, और इस कारण से ही ओव्यूलेशन संपन्न हो पाता है। उसके बाद यहाँ पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव के कारण ही कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। तो यहाँ आप देखो 14 डे के बाद में जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कंपेयर में। यहाँ साथ साथ में क्या है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट कर रहा है, ये थीका सेल्स जो है, तो ये एस्ट्रोजन भी यहाँ पर फॉलिकल फेज के टाइम पर ही ज्यादा सिक्रीट हो रहा है।
और यहाँ पर ये 14th डे के पास में एक बार इसका लेवल हाई होता है, उसके बाद में अब इसका सिक्रीशन तो कम हो जाएगा। किसका सिक्रीशन ज्यादा होगा? प्रोजेस्टेरॉन का। तो पहले प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, और प्रोजेस्टेरॉन कब सिक्रीट हो रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम से। तो बाद में जो है यानी आफ्टर 16-17 डेज जो है यहाँ पर 16-17 दिन के बाद में प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है। और ये कब तक हाई होता है? एक बार जब तक क्या बताया था 24 डेज तक। 24 डेज तक वेट करेगा कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसके बाद में इसका लेवल डाउन होगा, और ये बिल्कुल डाउन कब हो जाएगा? जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में, यानी कि 27 और 28th डे में। तो इस तरह से यहाँ ये लाइन शो कर रही है पिट्यूटरी हार्मोन्स, ठीक है। और चारों हार्मोन्स के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। अब यहाँ आपको बताते हैं, इसमें यहाँ पर अपन वापस आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में मैंने क्या बताया था? फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रही है? फैलोपियन ट्यूब में। ये जो ओवरी शो की हुई है, इससे जो ओव्यूलेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहे हैं। यानी अभी भी इसके अंदर जो है मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं हुई है, मियोसिस फर्स्ट ही कंप्लीट हुई है। तो सेकेंडरी oocytes रिलीज होते हैं। ये सेकेंडरी oocytes फैलोपियन जो ट्यूब है, इसका ये जो ओपन वाला माउथ है, यहाँ पर यहाँ फ्रिंजेस, झालर जैसी संरचना पाई जाती है। तो ये सेकेंडरी oocytes जो है ये इस फैलोपियन ट्यूब में एंटर हो जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब में इस डायग्राम से ज्यादा क्लियर होगा ये। यहाँ पर तीनों चीजें बताई गई हैं, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। तो यहाँ ये जो डायग्राम शो किया है मैंने, यहाँ पर ये बताया है ओवरी वाला पार्ट। तो ये ओवरी वाले भाग में जो जो चेंजेस अभी हमने बताए कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो फीमेल पैदा होती है, पैदा होते के साथ ही इसके अंदर जो है प्राइमरी फॉलिकल्स जो है लाखों की संख्या में उपस्थित होते हैं। प्यूबर्टी की जब एज आती है तो उस टाइम पर जो है इसमें मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट तक था ये। अब आगे का जो है इसमें चेंजेस होने लगते हैं, जिससे क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। फिर क्या बनेगा? ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा। ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte है। तो यहाँ पर 14th डे क्या होगा? ये किनारे पर आएगा और ओव्यूलेशन होगा, और सेकेंडरी oocyte जो है ये फैलोपियन ट्यूब में अंदर जो है रिसीव कर लिया जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में अंदर की साइड में जो है सिलियरी एपिथेलियम सेल्स होती हैं। इन सिलियरी एपिथेलियम सेल्स के कारण और इसकी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के कारण सेकेंडरी oocyte जो है ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है। और इसके बाहर कौन सी लेयर है? जोना पेल्यूसिडा लेयर है। सेकेंडरी oocyte की लाइफ स्पैन होती है केवल 24 आवर्स। तो 24 आवर्स तक अगर स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर 24 आवर्स तक स्पर्म इसके कांटेक्ट में नहीं आता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और स्वाभाविक है ये डेड हो जाएगा। अब हम आते हैं, यहां से ये शो किया गया है, यूट्रस वाला भाग शो किया है। यूट्रस में जो जैसे आपको बताया था, बाहर की लेयर होती है सिरोसा लेयर, फिर बीच की लेयर होती है, और लास्ट में एंडोमेट्रियम है, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम वाली लेयर जो है ये यहाँ शो की गई है। और यहाँ पर जो यूट्रस का जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है, ग्रीवा वाला भाग, सर्विक्स, तो सर्विक्स वाले भाग से जो है इंटरकोर्स के दौरान जो है स्पर्म्स एंटर होते हैं। अब यहाँ पर जो है सीमेन जो एंटर होता है, सीमेन की क्वांटिटी लगभग कितनी होती है? 3 to 5 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसमें पर क्यूबिक सेंटीमीटर में जो स्पर्म्स की संख्या होती है वो होती है 40 to 150 इंटू 10⁶ स्पर्म्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। इतने स्पर्म्स जो है एक बार में यूट्रस में एंटर होते हैं वेजाइना के थ्रू। अब यहाँ पर जो सीमेन है इसमें अपने आप में कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसकी सहायता से ये आगे की तरफ मूवमेंट करता है, और जिसकी सहायता से यदि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया वगैरह है यूट्रस वाले भाग में तो उसको किल करके ये आगे की तरफ बढ़ता है। यहाँ पीएच जो है सीमेन का वो होता है 7.2 से 7.6, और जब ये जो पीएच है, ये जो यूट्रस का जो योनि वेजाइना का जो एसिडिक मीडियम है इसको नॉर्मल करता है, और ये बन जाता है अब 6 to 6.5 पीएच। तो इस तरह से स्पर्म यहाँ एंटर करता है। स्पर्म एंटर करके सीधा जो है यहाँ से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग तक पहुंचता है। तो एम्पुला वाले भाग तक पहुंचने के बाद में अब यहाँ सेकेंडरी oocyte है, तो सेकेंडरी oocyte के बाहर का जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है उसको क्रॉस करते हुए यहाँ पर जो है इसका एक्रोसोम जो है
उसके कारण यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा में से मार्ग बनाता हुआ ये इसमें एंटर करता है। तो जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है और ये इसका जो न्यूक्लियस वाला भाग है ये इसमें एंटर करता है, तो उसके बाद में मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है। तो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होती है यानी कि अब ओवा फॉर्मेशन हुआ है फर्टिलाइजेशन होने के बाद में। फर्टिलाइजेशन नहीं, सॉरी, इसका हेड वाला पार्ट अंदर एंटर होने के बाद में, तो जिसके कारण क्या होगा, सेकेंडरी oocyte से क्या बना, अब ओवा बन गया और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी। सेकेंड पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और जो ओवा है उसका न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस में फ्यूजन होगा, जिसके कारण जो है जाइगोट बनेगा। तो अब ये कहलाएगा फर्टिलाइज्ड एग। अब इसके जाइगोट बनने के 30 आवर्स के बाद में इसमें क्लीवेज शुरू होता है और ये जो है क्लीवेज यानी फर्स्ट क्लीवेज से क्या बनेगी, 2 सेल स्टेज बनेगी। इस तरह से सेकंड क्लीवेज होगा 4 और थर्ड क्लीवेज होगा 8 सेल स्टेज बनी। तो ये 8 सेल स्टेज तक कब कितना समय लगता है, 3 से 4 दिन का समय लगता है। उसके बाद में सॉलिड जो है मास बन जाएगा सेल्स का लगातार मल्टीप्लीकेशन होने से। तो दिस सॉलिड मास ऑफ सेल इज नोन एज मॉर्यूला और मॉर्यूला के बाद में ये एंटर कर जाता है कहां पर, यूट्रस वाले भाग में। तो यूट्रस वाले भाग में यानी कि अब 6th डे से लेकर के 9th डे, ये 6 और 9th डे क्या है, आफ्टर ओव्यूलेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो 6 डे से लेकर के 9 डेज तक इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया कभी भी हो सकती है। तो अब मॉर्यूला से क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे यानी ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फ्लूइड फिल्ड बॉल ऑफ सेल्स। तो अब यहाँ पर क्या है, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो है इसके बाहर की, ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स सिक्रीट करती हैं तो HCG हार्मोन। और ये जो HCG हार्मोन है ये किस चीज को मोटिवेट करेगा, प्लासेंटा फॉर्मेशन को मोटिवेट करेगा कि प्लासेंटा फॉर्मेशन हो। लेकिन उससे पहले क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये यूट्रस की जो वॉल है, यूट्रस की वॉल पर आकर के इम्प्लांट हो गया। ये यहाँ पर आप अटैच देख रहे हो, इम्प्लांट हो गया। तो यहाँ पर जब तक प्लासेंटा फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक जो है ये HCG जो हार्मोन है ये सिक्रीट किया जाता है ट्रोफोब्लास्ट सेल से, यानी ये ब्लास्टोमियर सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। तो तब तक जो है इसको आगे का जो डेवलपमेंट है इसका ये इनके द्वारा दिया जाता है। और तब तक क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लगातार सिक्रीट होना चाहिए। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन लगातार सिक्रीट होता रहेगा। बाद में प्लासेंटा फॉर्मेशन जब हो जाएगा, प्लासेंटा फॉर्मेशन लगभग कब हो जाता है, 100 to 120 डेज आफ्टर इम्प्लांटेशन, यानी इम्प्लांटेशन के 100 से 120 दिन के बाद में जो है प्लासेंटा फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जब प्लासेंटा फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में ये HCG हार्मोन सिक्रीट करने का कार्य किसका होता है, प्लासेंटा का। तो अब कॉर्पस ल्यूटेम का काम नहीं है, अब वो काम किसने रिप्लेस कर लिया, प्लासेंटा ने रिप्लेस कर लिया। तो वो कंटिन्यू जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता रहेगा, जिसके कारण जो है अब ये डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है और जो फीटस है इसको यहाँ से पोषण और सारी इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ से जो है प्राप्त होती रहेंगी। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बता दिया फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। यह है एंडोक्राइन कंट्रोल ऑन ओव्यूलेशन। जैसे मैंने बताया पहले पिट्यूटरी ग्लैंड वाज नोन एज मास्टर ग्लैंड, बट वी नो दैट नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट द मास्टर ग्लैंड, इट इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस। तो यहाँ बनाया है, ये बताया है हाइपोथैलेमस का आर्क्यूएट न्यूक्लियस है जो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेड क्या बताया है, यहाँ पर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है स्टडी कर रहे हैं यानी ओवरी। तो यहाँ पर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो को प्रभावित करता है ये GnRH हार्मोन, जिसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को स्टिमुलेट करना। तो फॉलिकल कौन से हैं, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल है जो कि ओवरी में प्रेजेंट है। तो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो इसमें क्या करने लग जाते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन शो करेंगे और उसके बाद में इसमें ग्रोथ भी होगी, यानी प्राइमरी फॉलिकल से बनेगा जो खूब सारे पर साइकिल में क्या बताया था 15-20 जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो ग्रोथ करना शुरू करते हैं, लेकिन एक डोमिनेंट होता है उसमें, तो एक की पूरी ग्रोथ होती है, बाकी की पूरी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये ओवरी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं इसमें फॉलिकल्स में वो बताया है।
तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण जो है फॉलिकल्स जो हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, जिससे एक प्राइमरी फॉलिकल 15-20 एक्टिव होते हैं, पर एक प्राइमरी फॉलिकल डोमिनेट होकर के सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर जो फॉलिकल है ये सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन, और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका क्या काम बताया था, जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की उसकी प्रोलिफरेशन, यानी जो डैमेज हो चुकी थी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर, तो वापस से उसमें रिपेयर होना और उसकी थिकनेस को बड़ा करना, ये काम है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण जो यूट्रस में चेंज हो रहा है, एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन हो रहा है। जिस समय 13 डे तक लगातार जो है उसमें प्रोलिफिकेशन होता रहेगा, उसके बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होगा, तो उसके बाद में इसके परिणाम स्वरूप इसका जो लेवल है ये नेगेटिव फीडबैक जाएगा किसके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए, सीधा कहां पर, हाइपोथैलेमस में। तो जिसके कारण जो है हाइपोथैलेमस जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेटरी हार्मोन है ये सिक्रीट होना बंद हो जाएगा, और क्या सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव है किसके लिए, टू LH। तो क्या सिक्रीट होगा, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, रेगुलेटरी हार्मोन। तो इसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या बताया था, जब इसका लेवल एक बार एकदम हाई होता है उस समय उसके कारण होता है ओव्यूलेशन, यानी 14th डे में क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है। तो ओव्यूलेशन के कारण क्या होगा, जो ग्रेफियन फॉलिकल जो बना था उसमें से ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ग्रेफियन फॉलिकल का ये इसमें पीली कोशिकाएं बनने लग जाती हैं, ये कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या कार्य है, प्रोलिफिकेशन तो हो ही चुका है इसका एंडोमेट्रियम का, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम है कि अब इसमें जो एंडोमेट्रियम है इसको सिक्रीटरी बनाना, यानी इसकी जो आर्ट्रियोल्स हैं, इसकी जो ग्लैंड्स हैं वो और ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और ज्यादा जो है उनमें ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर 15 से लेकर के जो है 26 तक या 24 तक जो है ये सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम का काम होता है बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो इस तरह से ये बताया है इसका एंडोक्राइन कंट्रोल ऑन ओव्यूलेशन। थैंक यू।